दोस्तों, आज 3 जनवरी है और आज का दिन दो बड़ी शख्सियतों को याद करने का दिन होता है। 3 जनवरी के दिन क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले का भी जन्म हुआ था और मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का भी। और ऐसे हर दिन हम आपसे एक ही अपील करना चाहते हैं, वक्त निकाल कर आपको इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए इस देश के हर नागरिक को कि सावित्रीबाई फूले ने ऐसा क्या किया कि जिनकी वजह से हम उन्हें याद करते हैं। पढ़ना चाहिए इसलिए कि क्या सावित्रीबाई फूले न होती तो महिलाओं की बराबरी का कोई भी सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, सम्मान का सवाल हो, आधुनिक भारत क्या वैसा ही बन पाता बिना सावित्रीबाई फूले के। ठीक उसी तरह से आपको आज के दिन थोड़ा वक्त निकाल कर पढ़ना चाहिए कि जयपाल सिंह मुंडा कौन थे, उन्हें मरांग गोमके क्यों कहा जाता है, जयपाल सिंह मुंडा की भूमिका आधुनिक भारत के बनाने में क्या रही, क्यों कहा था जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा की बहस में खड़े होकर हम 5 करोड़ आदिवासियों की नुमाइंदगी के लिए कितने लोग हैं संविधान सभा में। कोई और शब्द नहीं, हमें आदिवासी शब्द से जाना पहचाना जाना चाहिए। और आप सबको हमें लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं, हम वो लोग हैं जो लोकतंत्र सबसे पहले से जानते और समझते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, मगर हमारे लोगों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ। और कैसे जयपाल सिंह मुंडा एक बेहतर नया भारत बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आज के दिन इन दोनों को याद करते हुए आपसे बधाई और आपसे अपील कि आप इनको पढ़ेंगे। और फिर आज के वीडियो, आज बात करेंगे नीतीश कुमार पर, आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच क्या सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है। आज बात करेंगे कि वह कौन सी रणनीति है जिसको बनाकर विपक्षी गठबंधन नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ को रोकने की कोशिश करेगा। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज के दिन देश में एक बड़ी खबर इस बात पर हुई कि एक तरफ तो राम मंदिर का पूरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, काम पर लग गई है मीडिया, क्योंकि एक पॉलिटिकल इवेंट को महीनों अगर लाइव टेलीकास्ट वहीं से नहीं दिखाया जाएगा तो उसका चुनावी लाभ कहीं ऐसा ना हो कि उतना न मिले जितने के लिए इतनी कोशिश की गई हो। तो मीडिया काम पर लग गई, दिन रात आपको वहां से लाइव टेलीकास्ट, और गुस्से में आंख डाल करके हर व्यक्ति से पूछा जाएगा ऐसा सवाल जिसे साबित कर दिया जाए कि वो सब रामद्रोही हैं और सब वही वाले जादे हैं और केवल बीजेपी राम जादी है। आप समझ गए होंगे इशारा। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने जागरूक और आपकी याददाश्त इतनी कमजोर तो अभी नहीं हुई होगी। तो मीडिया काम पर लग गया है, चुनाव के काम पर। वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख पर देश में एक खबर आई कि एक दूसरा संगठन भी है जो अब उनके चुनावी एजेंडे के मुताबिक काम पर लग चुका है, और उसका नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट। शॉर्ट फॉर्म में उसको ईडी कहते हैं। ईडी आज सम्मन भेज करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालने की तैयारी कर चुका है। इसलिए मैं आपको जयपाल सिंह मुंडा की याद दिला रहा था, जिन जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड आंदोलन किया, आदिवासियों की पहचान, सम्मान, स्वाभिमान और हक की लड़ाई लड़ी। आज अमृत काल वाले देश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी सीबीआई भेजी जा रही है ताकि अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और ताकि विपक्षी गठबंधन की एकजुटता को तार तार किया जा सके। वह ईडी अब काम पर, अपने चुनावी काम पर लगाई जा चुकी है, जिसका अगला निशाना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे और शायद उसके बाद अगला निशाना बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है। जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली वो चक्की नहीं पीसिंग, वो परिवारवाद नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मगर जो आंख में आंख डाल करके काम करता हो उसे पहले डराओ, खरीदो, और दोनों से काम न बने तो जेल में डाल दो। आज हेमंत सोरेन के ऊपर यह पूरी तरह से कवायद लगा दी गई है और सुगबुगाहट यह है कि अगले कुछ घंटों में हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बनेंगी और उनको जेल में डालने की तैयारी है।
वो कैसे इससे लड़ेंगे आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ईडी की लगातार नकेल तेज होती जा रही है। राजा को शायद ये बात बहुत नागवार गुजरी जो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चौथी पास कहा था। अरविंद केजरीवाल पर इतनी नकेल कसी जा चुकी है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह भी जेल में हैं। पूरी पार्टी को कैसे कमजोर करके तोड़ दिया जाए, उसका मनोबल तोड़ दिया जाए, उसकी राजनीति को खत्म कर दिया जाए, यह कोशिश बीजेपी दिल्ली में कर रही है। और ऐसी ही कोशिश झारखंड में भी वो कर चुकी है। कई बार सरकार गिराने की कोशिश, विधायकों को खरीदने की कोशिश, लेकिन लगातार उन कोशिशों में नाकामयाब होने के बाद अब ईडी काम पर लगी है, जिसमें कोई पैसा भी बहुत खर्च नहीं होता, बहुत आराम से काम हो जाता है। और दुनिया और देश के लोग यह भी समझते हैं कि देखो एक और चोर था, उसको जेल में डाल दिया, अब केवल एक ही शाह बचा है, शाह। तो इस तरह से तीसरा निशाना बिहार बनाया जाने वाला है और बिहार में लगातार एक कोशिश हुई, मीडिया में लगातार ये खबरें प्लांट की गई कि अब बिहार का महागठबंधन सरकार गिर गई, अब नीतीश कुमार गए वापस एनडीए में, अब जो है लालू और नीतीश में झगड़ा, अब ललन सिंह ने तोड़ दी जेडीयू पार्टी। ऐसी तमाम खबरें प्लांट करते रहे, लेकिन इन सब को किनारे करके नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और बहुत तालमेल से उस बैठक में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कोई विवाद सामने आया नहीं, मीडिया के सूत्र गलत साबित हो गए, मजाक उड़ा। और अब जिस एक काम की तैयारी हो रही है वो एक बहुत बड़ा काम है, और अगर वो उसी दिशा में आगे बढ़ा तो आने वाले वक्त में चुनाव को ठीक ठाक ढंग से वो प्रभावित कर देगा, और वो है इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने का। जी हां, नीतीश कुमार को लेकर के अब ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार कहीं एनडीए में नहीं जा रहे। नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा बखूबी है कि बीजेपी में अब कोई सम्मान तो मिलता दिख नहीं रहा, और कांग्रेस जिससे थोड़े नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे, अब उस कांग्रेस ने भी थोड़ा विनम्र दूरदर्शिता सीख ली है। और एक परिपक्वता का उदाहरण उन्होंने पिछली बैठक में ही दे दिया, जब ममता बनर्जी ने ये जाते जाते ये कहा कि क्यों ना पहला दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में इस देश को मिले, इसकी घोषणा कर दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ने तुरंत इस पूरी बातचीत को विराम लगा दिया, यह विनम्र दूरदर्शिता दिखाते हुए कि अभी हमें बीजेपी को हराना है, सीट जीतनी है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसका फैसला हम बाद में कर लेंगे। 3 राज्यों के चुनाव हारने के पहले कांग्रेस पार्टी एक अलग तेवर में दिख रही थी, लेकिन अब शायद कांग्रेस पार्टी को भी ये एहसास हो रहा है। और खासकर मैं जब कांग्रेस पार्टी कहता हूं तो मेरे नजर में 2 नेता होते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी अब उतने सक्रिय नहीं हैं, हालांकि उनकी भूमिका बड़ी है, लेकिन फिर 2 नेताओं का जिक्र मैं करता हूं। वह है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे राहुल गांधी। इन दोनों की ईमानदारी, इन दोनों की निष्ठा शायद ये संकेत जरूर करती है कि वाकई उन्हें संविधान और देश बचाने की चिंता है, पार्टी और संगठन मजबूत करने की नहीं। क्योंकि बाकी कांग्रेस पार्टी तो ऐसे रवैया अख्तियार कर लेती है बीच बीच में कि इस तमाम क्षेत्रीय दलों को ही पहले निपटा लो, बीजेपी से तो बाद में भी निपटा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी से कुर्सी जाएगी तो हमें ही मिलेगी। इस तरह की कई गलतियां कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, लेकिन फिलहाल अब जो खबर आ रही है उसमें यह दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक विनम्र दूरदर्शिता के साथ इस बात पर विचार कर रही है कि क्यों न इंडिया गठबंधन का संयोजन का पद नीतीश कुमार को सौंप दिया जाए। इसके लिए कई दलों से बात भी हो रही है, कई लोग साथ भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई इसका विरोध करेगा। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार जैसे लोगों से अंतिम फैसला होने के पहले तक अभी बातचीत जारी है। क्यों हो रहा है ये, इसके क्या असर पड़ेंगे 2024 के चुनाव में, इसका विश्लेषण सबसे दिलचस्प होगा। और क्यों नीतीश कुमार को ही इस रूप में इस जगह पर देखा जा सकता है। अब इसका विश्लेषण करने के लिए थोड़ा सा अतीत में चलते हैं। याद करिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है और बिहार में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार निकल पड़ते हैं देश भर के
तमाम बड़े नेताओं से मिलने, उन्हें ये कहने कि एकजुट हो जाओ, सब मिलकर लड़ो, तभी आप बीजेपी को रोक सकते हो। आपको याद होना चाहिए, उसके पहले तक ऐसी कोई भी सुगबुगाहट विपक्षी एकजुटता की देश में कहीं नहीं उठ रही थी। उसके पहले कहीं कोई ऐसी बात भी नहीं हो रही थी कि कोई एकजुट होगा। नीतीश कुमार ने यह जिम्मेदारी निभाई। नीतीश कुमार बंगाल से लेकर के दिल्ली तक, महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक, हर जगह बड़े बड़े नेताओं से मिलते रहे, सबको एकजुट किया, पहली बैठक बिहार में बुलाई और वहां से पूरे देश में यह विमर्श तेज हो गया कि आने वाला 24 का चुनाव अब बीजेपी के लिए उतना आसान या एक तरफा कतई न रहा। लेकिन बीच में कांग्रेस की गलतियों, बैठक की तमाम तरह की रणनीतिक खामियों के चलते, 3 राज्यों के चुनावों के चलते और उन चुनावों में हार के चलते एक बार फिर से सब तरफ एक बेचैनी सी देखी। मगर अब अगर नीतीश कुमार को फिर से संयोजक पद कर बिठाए जाने की अगर कोई गुंजाइश दिख रही है तो उसकी ठोस वजह क्या है? मैं 2 वजह देखता हूं नीतीश कुमार के इस जगह पर ठोस चुनौती पेश करने की भूमिका में। पहली वजह, नीतीश कुमार एजेंडा सेट कर सकते हैं। कल्पना करिए उस चुनाव का जब पिछले 3-4 दशकों की एक राजनीतिक पार्टी का चुनावी एजेंडा बिल्कुल सामने मुहाने पर खड़ा है। बिल्कुल सामने दिख रहा है कि वो मंदिर वहीं बन रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है या किसके आदेश से बन रहा है। बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है? उन्हीं की वजह से। चिल्ले लाई शहंशाह हिंदुस्तान और मीडिया उसी काम को करने में लग गया है। वहीं से लाइव टेलीकास्ट महीनों चलेगा, हर दिन उसी पर बहस होगी, हर दिन विपक्षी दलों से यही सवाल पूछा जाएगा कि आप राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं, आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। और सबका इस तरह की हर बहस का फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि वो उनकी पिच है, वो उनका एजेंडा है और मीडिया उस एजेंडे को पूरी तरह निभाने में दिन रात लगा हुआ है। इसकी काट इंडिया गठबंधन के पास क्या होगी? एक तो वही वाली काट है, आप भी दौड़ के जाओ मंदिर, आप भी कहो कि बुलाओगे तो जाएंगे, नहीं बुलाओगे तो जरूर जाएंगे। इससे फायदा किसका होने वाला? नीतीश कुमार यहां एक विकल्प पेश करने की प्रतीक बन सकते हैं। और वो विकल्प क्या हो सकता है पता है? ठीक है, मंदिर बन गया, बधाई, अब रोटी का क्या, शिक्षा का क्या, रोजगार का क्या, अब हक हुकूक और हिस्सेदारी का क्या? यह है एक अल्टरनेट विमर्श। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हर राजनीतिक दल कर रहा है, नीतीश कुमार अलग से ऐसा क्या करेंगे? तो जी हां, नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री काल में 2 बड़े काम कर दिए हैं, जिसकी वजह से बाकी की तुलना में विमर्श सेट करने की भूमिका में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। पहला, गठबंधन की सरकार के 1 साल में लगभग 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी। याद करिए तेजस्वी यादव का वह बयान कि वे तलवार बांट रहे हैं और हम कलम बांट रहे हैं। एजेंडा ऐसे सेट होगा। और दूसरा काम जो नीतीश कुमार ने सबसे महत्वपूर्ण किया, हक हुकूक हिस्सेदारी का, अपने सवालों और अपने एजेंडे का जाति जनगणना कराकर। और आज ही की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले का समर्थन कर दिया है कि हां, जाति जनगणना हो और उसके आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएं। यह है अल्टरनेट पिच। एक लकीर को मिटाकर, काट कर नहीं छोटा करना है, बगल में एक बड़ी लकीर खींच देनी है। और वो बड़ी लकीर, पॉलिटिकल लकीर नीतीश कुमार खींच सकते हैं, क्योंकि वो पिच को शिफ्ट कर देंगे। अगर आप धर्म पर बात करते रहेंगे, बेशक राजनेताओं को मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप राम मंदिर पर पूछे गए सवालों पर वही जवाब देंगे तो आप उन मीडिया वालों और बीजेपी वालों के ट्रैप में आ जाएंगे। आपसे जब जब मंदिर पर सवाल पूछा जाए, आप कलम किताब, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जाइए। और हां,
धर्म के खिलाफ कम से कम नेताओं को तो नहीं बोलना चाहिए। आप नेता हैं, आप सामाजिक क्रांतिकारी नहीं हैं, बुद्धिजीवी नहीं हैं, आप पथ प्रदर्शक नहीं हैं, आप नेता हैं, आप राजनीति करने गए हैं, आप तमाम समझौते करते हैं राजनीति में, आपने तमाम समझौते किए हैं और आपको चुनाव जीतना केंद्र में है, आपको चुनाव जीतना है ताकि कुर्सी मिले, ताकि अगर आपको मौका मिले तो आप कुछ बेहतर काम कर दीजिए। लेकिन आप ऐसे बयान कतई न दें जिसका फायदा यह साबित करने में हो जाए कि देखो ये तो धर्म विरोधी, क्योंकि मीडिया और तमाम तंत्र उन्हीं के पास है, आपके अपने लोग भी उन्हीं की मीडिया देखते हैं और उन्हीं की बात सुन करके आपको विलेन बना देंगे। इसलिए धर्म पर आप विरोध करके या समर्थन करके दोनों में बीजेपी को फायदा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार एक वैकल्पिक पिच तैयार करेंगे जो शिक्षा की होगी, रोजगार की होगी, सरकारी नौकरियों की और जाति जनगणना जैसे हक हुकूक हिस्सेदारी के सवाल की, सामाजिक न्याय और समाजवाद की। इस एक वजह से मैं नीतीश कुमार को उस जगह पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनुकूल विकल्प के रूप में देख रहा हूं। और दूसरी और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि एक बार सोच कर देखिए कि नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा कौन से तबके का वोट मिलता है जिसको नरेंद्र मोदी की तरफ से आप खींच सकते हैं। क्या इस देश के सवर्णों के दिल में जो नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम है उसको आप कहीं से कम कर पाएंगे? कतई नहीं, फिलहाल तो नहीं। जो सवर्ण संविधान को मानता है, मानवीय मूल्यों को मानता है, आरएसएस को नहीं मानता है, वो ऑलरेडी आपके साथ है, वो ऑलरेडी आपके साथ रहेगा। दूसरा तबका दलितों का, जिसमें बहुत बड़ा तबका तो नहीं लेकिन फिर भी एक तबका बीजेपी को वोट देता है, बहुत गरीब, बहुत कमजोर, उसको आप सीधे ऐसे नहीं ले जाएंगे। उसके लिए नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज और 5 किलो राशन की व्यवस्था कर दी। और जब मैं दलित कह रहा हूं तो केवल दलित की बात नहीं कर रहा हूं, ओबीसी, अति पिछड़ा तबका। तो वो जो बेहद गरीब और कमजोर है वह भी आपको सीधे नहीं वोट देने आएगा, वो आज भी नरेंद्र मोदी की तरफ है। उसके लिए मंदिर भी बन गया, अब तो वो एकदम से उनकी तरफ खड़ा है। मुसलमान बीजेपी को वोट देता नहीं। वह कौन सी जगह है जो वोट को कम कर सकती है और इंडिया गठबंधन के पाले में कुछ वोट प्रतिशत बढ़ा सकती है जिससे नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ को वो रोक सके? और वह है अति पिछड़े समुदाय के लगभग 30 से 40% वोट। और अति पिछड़े समुदाय ही नहीं, पिछड़े समुदाय के भी कई वोटर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के पहले और 19 के चुनाव में फिर से खुद की जाति अति पिछड़ा बताई। वो इसकी सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि उसका एक बड़ा तबका उनको वोट दिया। और आज भी नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा वोट देने वाले में ये अति पिछड़े और पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जिस वोट बैंक में सेंध लगाने का काम नीतीश कुमार से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश के फूलपुर या बनारस के आसपास से नीतीश कुमार सांसदी का चुनाव लड़ गए, पूरे देश के, खासकर उत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए थोड़ा आप महाराष्ट्र तक भी जा सकते हैं। अरे भाई, उत्तर भारत में ही तो बीजेपी है, दक्षिण में तो वैसे भी लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बीजेपी कम है, थोड़ा थोड़ा है हर जगह लेकिन कम है। उत्तर भारत में नैरेटिव भी चेंज करने की भूमिका में नीतीश कुमार केंद्र में है, अल्टरनेट पिच देने की, एजेंडा सेट करने की भूमिका में भी नीतीश कुमार केंद्र में है, और वोट बैंक के लिहाज से भी एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगा करके बीजेपी को कमजोर करके विपक्षी दलों को मजबूत करने की भूमिका में भी नीतीश कुमार केंद्र में है। और इसलिए अगर नीतीश कुमार को एक बड़ी भूमिका के साथ साध लिया जाए तो मुझे लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद 24 के चुनाव में एक लड़ाई नए दृष्टिकोण से छिड़ जाएगी। और वह लड़ाई का नेतृत्व, कम से कम लड़ाई का नेतृत्व तो नीतीश कुमार के हाथ में जरूर होना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी, किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक जुड़े रहिए। फिलहाल तो यही कक्षाएं चलती रहेंगी, मिलेंगे फिर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।